तो आज हम लोग जो है ऑप्शन ट्रेड तो आज जो है हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और ये देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती कैसे है और उसे हम कैसे एक अच्छे से कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है। तो खैर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूँगा कि हमारी जो निफ्टी 50 है वो अभी है कहाँ पर। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,200 18,025 के करीब हमारी निफ्टी चल रही है अभी, और एक ब्रेक थ्रू उसने लिया था 18,100 से ऊपर। तो अभी मार्केट थोड़ी डाउन है, फिर वापस एक जंप पकड़ रही है। और अगर आप देखोगे कि अच्छे से मतलब निफ्टी 50 ने काफ़ी अच्छा कर रखा है अभी। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है अभी। तो वो चीज़ें हम क्या करते हैं, कभी कभी प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन चेन में हमें ये सब चीज़ें पता लगती है कि पुट कॉल राइटर्स कितने हैं, पुट राइटर्स कितने हैं। तो हालांकि जो मैं जो चूज़ करने वाला हूँ वो 18,100 चूज़ करने वाला हूँ स्ट्राइक रेट, और उसी के बेस पे मैं काम करूँगा आज। और देखते हैं। तो ये थी हमारी निफ्टी। अगर डॉ फ्यूचर्स की बात करें, अमेरिका के डॉ फ्यूचर्स की बात करें, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है, 189 के करीब है। तो मतलब यहाँ से एंट्री ली जा सकती है, मार्केट में एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। और आ जाते हैं SGX के बारे में। SGX भी करीबन थोड़ा माइनस चल रहा है, बट यहाँ से रिकवरी पॉइंट पकड़ सकता है SGX वापस, क्योंकि अब अगर अगर हम देखेंगे SGX ने पहले जो है आज जो है करीबन 18,140 के करीब टच करा है। तो अगर यहाँ से मार्केट वापस रिकवर करती है तो मुझे लगता है कि वापस एक 18,100 की तरफ जा सकती है मार्केट। तो ऑप्शन चेन के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, ये 18,100 का जो है स्ट्राइक रेट लेना है मेरे को। और वहाँ पर प्राइस जो चल रहा है वो एक करीबन 47, 48 या 60 के करीब चल रहा है अभी, 18,100 का स्ट्राइक रेट। और ओपन इंटरेस्ट अगर देखोगे आप 1,77,528 है। ऐसे ही अगर आप इधर देखेंगे तो 67 है। तो मुझे लगता है कि एक मार्केट अच्छा रुख पकड़ सकती है यहाँ से। और अब आ जाते हैं हम मार्केट के मूड के ऊपर कि मार्केट का मूड कैसा है। तो यहाँ से देखते हुए पता लग रहा है कि थोड़ा फियर है लोगों के अंदर, मतलब डर है, बट लालच नहीं है। तो जब लोगों के अंदर डर होता है ना, तो आपको थोड़ा लालची बनना है उस वक्त। तो खैर, आ जाते हैं हम और ट्रेड करते हैं। और मैं निफ्टी 100 के अंदर ट्रेड करूँगा 18,000। ये जो है ऑप्शन, ये कॉल जो है मैं बाय करूँगा। मैं इसे एक लॉट खरीद लेता हूँ इसका। और एक लॉट खरीद के करंट रेट पे अगर मैं एक लॉट लेता हूँ कैरी फॉरवर्ड में, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जब तक एक्सपायरी नहीं होगी आपका ये काम चलता रहेगा, अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप यहाँ इंट्राडे में लेंगे तो आज ही ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हम आ जाते हैं। तो मैंने एक लॉट लिया है, एक लॉट का जो दाम होता है वो 50 रुपये होता है। तो 50 इंटू एक, तो 50 हो गया। और फिर इंटू जो प्राइस चल रहा है 63 समथिंग, जो भी प्राइस चल रहा है वो उसका प्राइस रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरे 3,305 रुपये लग रहे हैं। तो मैं इस पर एक 63 पे इसका ऑर्डर लगाता हूँ। मैं इस पे इसका एक 62 पे ऑर्डर लगाता हूँ। चलो, मैं मार्केट रेट पे ले सकता हूँ क्योंकि करंट रेट जो है अच्छा रेट है एक। अगर मैं इसे इसे थोड़ा सा कंसिडर करूँ तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड बनाऊंगा। नहीं, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट फॉल हो रही है। और मैं क्या करूँगा कि एक थोड़ा सा ट्रेड लेता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ कि क्या इनमें मुझे करना क्या चाहिए। तो खैर, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये एक जो सपोर्ट लेवल है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, बट ये बहुत ही नीचे है। तो यहाँ पर तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। खैर, अनदर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 54 का, हालांकि यहाँ भी नहीं कर पाऊंगा। तो 60 पे भी नहीं। एक ये सपोर्ट लेवल तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो मैं 60 का ऑर्डर लगा देता हूँ अपना, जो है मैं एक 60 का ऑर्डर लगा देता हूँ यहाँ। 60 रुपये का जो है ऑर्डर लगा देता हूँ।
और देखते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं। 60 पे हमारा 60 रुपये पे आते ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब हम एंट्री ले लेंगे। 3000 रुपये मैंने लगा दिए इसमें। और लेट्स सी, तो यहाँ से प्लेस कर देता हूँ मैं ऑर्डर को, और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ऑर्डर लग चुका है। और ये हमारा ऑर्डर रेट है, ऑर्डर रेट है हमारा 60 रुपये का, और ये 63.35 चल रहा है अभी। तो जब ये हमारे ऑर्डर पे आ जाएगा, ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम अपनी पोजीशंस पे जाके चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। तो खैर अभी देखना ये है कि मार्केट यहाँ से रिकवर करती है या नहीं करती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं यहाँ से, और इसलिए मैंने ये चूज़ किया कि मैं आज वापस बाय करूँगा। तो एक प्रॉपर टाइम रहेगा ख़रीदने का, और एक्चुअली मैं ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ से रिकवरी नज़र आ रही है। तो मुझे वापस अपने ऑर्डर्स को जो है एक मॉडिफाई करना पड़ेगा, और 63 के पॉइंट पे समथिंग लेना ही पड़ेगा मेरे को। हालांकि ये कभी भी करना नहीं चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी से यहाँ से काम हो जाए मेरा, और उसके बाद मैं कुछ ले सकूँ, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा यहाँ पर, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो मैं कंफर्म करूँगा ऑर्डर को। कंफर्म हो गया है मेरा ऑर्डर, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने 63 का लगाया, वो 63.15 पे चल रहा है। जहाँ वो 63 पे टच करेगा वापस, तो फिर मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर मैं ज़्यादा लंबी एंट्री नहीं लूँगा, बस मैं आपको ये बताने के लिए एक तरीके से मैं कुछ थोड़ा आपको सिखाने के लिए या समझाने के लिए कि किन चीज़ों को, किन फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं मार्केट में जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, एंड हाउ टू मेक श्योर कि आप किसी भी ऐसी पोजीशन में ना फंसे जिसमें आपको। अब देखिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। तो खैर एनीवेज, ये जो रेट था मेरा 63 की खरीद थी मेरी, और मैं ट्राई करूँगा कि इसे एक 70 का रेट लगा के इसे सेल आउट करूँ, या मार्केट से बाहर निकलूँ मैं। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे टच करके वापस अपने ऑर्डर्स में जाऊँगा, पोर्टफोलियो में नहीं, मैं अपने ऑर्डर्स में जाऊँगा, और ऑर्डर्स में जाके इसे सेल करूँगा, सेल स्क्वायर ऑफ करूँगा। यहाँ से स्क्वायर ऑफ का मतलब ही यही होता है कि आप इसे निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एक ऑर्डर था और एक लॉट थी, और मैंने इसे बेचा, तुम्हारा 63 में खरीदा था मैंने, मैं इसे 67 में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तकरीबन 200-300 रुपये या 400 रुपये एक मिनिमम बन सकते हैं आराम से। अगर आप एक नॉर्मली एक अच्छे ट्रेडर हो तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। तो 68 पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है अपनी पोजीशन को। अब जब ये मेरा ऑर्डर पे 68 पे आएगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो खैर अभी इसे चलने दीजिए, और मैं अब आपको थोड़ा सा और चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, जो चीज़ें वाकई इम्पोर्टेंट है इसमें और कंसिडर करी जाती है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि मार्केट में कैसे एक प्रॉपर स्टे करना है, और लालच नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए फियर का जो लेवल है वो 33.78 दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर फेयर लेवल है, कोई ज़्यादा मतलब लोग डरे हुए भी नहीं है। बट अगर डरे हुए है तो उस चीज़ का हम लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जब जब लोग डरे हुए होते हैं तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक्स जो है वो उठानी चाहिए। एनीवेज, तो खैर अब बात करेंगे हम अपनी वापस निफ्टी की बात करेंगे, और निफ्टी हमें यहाँ पर थी उस वक्त हमारी, तो काफ़ी अच्छा पिकअप ले रही है, और देखते हैं क्या क्या होता है अभी आगे। तो खैर चलने दीजिए इसे, और चलते चलते मैं कुछ इस दौरान मैं जो है अपने कुछ स्टॉक्स बताना चाहूँगा, जो मैं रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च कीजिए पहले खुद, और उसके बाद उन पे आप उन्हें ख़रीद सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स है, जैसे मैं ये एक बात बताऊँ आपको, येस बैंक। येस बैंक जो है अभी इसने अपना जो बैड डेप्स था एक तरह से, वो सारा का सारा जेसी फ्लावर को अपना फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो सब एक तरीके से जाने वाला है। तो सबसे अच्छी बात क्या है पता है येस बैंक की, कि अब नए इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, बिग प्लेयर्स जो है वो एंट्री ले चुके हैं ऑलमोस्ट।
और आज की अगर वॉल्यूम की बात करूं, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है। आप देख सकते हैं एक 26 करोड़ 18 लाख की वॉल्यूम है, तो एक अच्छी वॉल्यूम है ये। इस वॉल्यूम पे अगर काम होता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी वॉल्यूम है, क्योंकि लोग इस इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी इतना लेवल जो है बढ़ रहा है। और अगर आप इसकी बाइंग और सेलिंग की रेशियो देखेंगे, तो बाइंग और सेलिंग की रेशियो काफ़ी, मतलब 50% सेलिंग है तो बाइंग भी अच्छी है। तो मुझे लगता है यहाँ से येस बैंक एक अच्छी रफ्तार पकड़ सकता है, एक 24 तक आराम से टच कर सकता है विद इन फ्यू सेशंस। तो और टेक्निकल्स की भी बात करें तो टेक्निकल्स भी कोई ऐसा नहीं है कि ईएमए के मुताबिक जाओगे, तो काफ़ी बुलिश है ये। मतलब आरएसआई भी ज़्यादा हमारे 60 को क्रॉस करते हुए और ब्रॉड नज़र वाला सिचुएशंस नज़र नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि येस बैंक पे आप कंसिडरेशन रख सकते हैं। और एक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूँगा मैं आपसे। देखिए, ये जो स्टॉक है, हालांकि इसे ये कहते हैं कि ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा जाएगा। कुछ मेरे यार दोस्त हैं जो इस पे एक सोच बना के बैठे हैं कि ये आने वाले 5-10 सालों में, अभी तो 18 रुपये 85 पैसे है, 5-10 सालों में ये एक 200 का एवरेज टच करेगा वापस। तो मुझे भी हालांकि लगता है कि इतना कर सकता है, क्योंकि ये जो टाइम है ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का, उसका जो डीआर था वो अप्रूव्ड हो गया है। डीआर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बैंक्स जो है किसी कंपनी को लोन देते हैं, और फिर वो लोन आप अगर वापस नहीं कर पा रही है वो कंपनी, तो फिर लैंडर्स जो है वो बैकआउट होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आगे जब कभी लोन चाहिए होता है तो फर्दर बैंक लोन जो है नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो ऐसे में क्या होता है, कंपनी के पास फंड की शॉर्टेज हो जाती है, और कंपनी जो है अपना डे टू डे सेल और सेलिंग और अदर एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली नहीं कर पाती। उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं और शेयर होल्डर्स भी होते हैं, जो रिटेल शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भाग जाते हैं एक तरह से, कंपनी का साथ नहीं देते और कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि कंपनी के पास बैकअप प्लान्स बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो यही हाल आज हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का देख सकते हैं। बट अभी नहीं, आज से 1 साल पहले यही हाल था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का। अब देखोगे आप तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन अपना डीआर अप्रूव्ड हो गया है। मतलब बैंक्स जो उन्हें फर्दर लोन्स देना चाह रही थी वो लोन्स दे दिए हैं, और काफ़ी अच्छा उन्होंने रिकवरी ली है। मतलब जो लॉसेस थे उनके पास, वो लॉसेस भी उन्होंने, उस लॉसेस से भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से बाहर निकले हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन एक बहुत अच्छा स्टॉक है, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। और साथ ही साथ एक बात बताऊं तो मैं, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है। ये कंपनी जो है एक वन ऑफ द टॉप कंपनी है इन इंडिया। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। और अगर ये एक, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं एक बात करूं, तो मुझे लगता है ये 22 to 23 जो है आराम से विद इन 1 वीक और 2 वीक के अंदर अंदर ये टच कर सकता है। तो ये दो स्टॉक्स के ऊपर मैं आपसे बता चुका हूँ। और लास्ट है एक डिश टीवी। डिश टीवी से को लेकर भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक्चुअली क्या है, डिश टीवी के पास जो उनके बेड डेप्थ थे एक तरह से, वो ऑलमोस्ट कंपनी ने बताया कि वो डेप्थ फ्री होने वाले हैं। कंपनी जो है डेप्थ फ्री होने वाली है। मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जदारी नहीं है अब। और विद इन दिस फिजिकल ईयर, यानी कि 2023 के एंड तक ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी में कोई भी डेप्स नहीं रहेंगे, और कंपनी जो है एक डेप्ट फ्री कंपनी मानी जाएगी। और जो येस बैंक था, जिसके पास एक 25-26% की होल्डिंग थी डिश टीवी की, और काफ़ी 1-1.5 साल से दोनों के बीच में एक फाइट चल रही थी, वो फाइट जो है अब ख़त्म हो चुकी है। और येस बैंक ने जो है अपना, जब वो जेसी फ्लावर को अपना कुछ स्टेक बेच रही थी, तो उसने अपना कुछ स्टेक जो है पूरा का पूरा जेसी फ्लावर के नाम कर दिया है डिश टीवी का। तो अब वो जो कंट्रोवर्सी थी येस बैंक वर्सेस डिश टीवी की, वो ख़त्म हो गई है। अब जेसी फ्लावर हैंडल करेगा। मैं आपको बता दूं, जेसी फ्लावर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी है, जो कि अमेरिका बेस्ड कंपनी है, और वहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा अच्छा खासा काम आएगा, और वो लोग काफ़ी अच्छे से डील कर सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि डिश टीवी की मैनेजमेंट जो है बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब मैनेजमेंट है। और मतलब एक प्रॉपर काम नहीं करते ये लोग। और अगर मान लीजिए इनका केसेस भी हो रहा है,
अगर किसी कंपनी, मान लीजिए कि किसी कंपनी का केस किसी कंपनी के साथ हो रहा है, ठीक है, बैंक के साथ भी हो रहा है, अगर ये केस हारते हैं तो इनके प्राइस जो है ऊपर जाते हैं, और अगर ये केस जीतते हैं तो इनके प्राइस नीचे जाते हैं। तो मतलब इनकी जो मैनेजमेंट लेवल है वो बहुत ही ख़राब है। और यही एक वजह थी कि लोग चाहते थे कि क्या नाम है, डिश टीवी की मैनेजमेंट चेंज करना। इवन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, या फिर आप ये कह दीजिए कि येस बैंक का जो स्टेक था, येस बैंक भी यही चाहता था। तो खैर डिश टीवी भी मेरी नज़र में बहुत अच्छा स्टॉक है, और करंटली आप इसे खरीद सकते हैं और एक 24 से 25 की रफ्तार देख सकते हैं विद इन 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर अंदर। तो खैर हम वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या हो रहा है भाई। और हमारा जो FNO था 18,800 वाला, उसका उसके ऑर्डर पे जाके चेक करेंगे हम। तो खैर हमें वहाँ पर पोजीशंस को देखें तो हमारी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ हो गई है भाई। हमारी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो गई है, और हमें ये देखना है कि हमारी पोजीशन है कहाँ भी। और उसमें मुझे जो है, उसमें मुझे 1 मिनट रुक जाइए, मुझे भी ज़रा पोजीशन पे आ जाता हूँ मैं। तो उसमें मुझे जो है एक 250 रुपये का गेन हुआ है। हमारी जो पोजीशन थी वो बंद हो गई है, पर 250 रुपये का मतलब स्टॉक जो है 68 रुपीज़ टच करके आ गया है, और मुझे 250 रुपये का उसमें प्रॉफिट हुआ है आज। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हमारे आराम से, देखिए निफ्टी 29 दिसंबर की एक्सपायरी थी, और मैंने एक लॉट खरीदी थी 50 के रेट पे। एक लॉट जो है 1 लॉट इज इक्वल टू 50, और मेरा एवरेज बाइंग जो था वो 63 रुपये का था, और सेलिंग एवरेज प्राइस जो था 68 रुपीज़ का था। तो हार्डली मुझे लगता है एक 5 से 7 मिनट या 10 मिनट की वीडियो थी ये, और 15 मिनट की वीडियो थी, और 15 मिनट में एक 250 रुपये एवरेज हो गया, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी और सब कुछ बता भी दिया। तो अब मैं आपसे कुछ चीज़ें थोड़ी और शेयर करना चाहूँगा इस दौरान। जैसे कि मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि आप अगर इसे वापस इसे खरीद देखेंगे, क्या नाम है, 18,100 को, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्राइस एक्शंस की हम बात करते हैं कि एंट्री कैसे लेते हैं। देखो प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक काम करता हूँ, ये 5 मिनट 1 मिनट का इंडिकेटर लगा के रखता हूँ, और इसमें ये नीचे जो आपको ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स से नज़र आ रहे हैं, टाइल्स से नज़र आ रहे हैं, जो ये आपकी बाइंग और सेलिंग की वॉल्यूम है। तो खैर अब हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करेंगे कि एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे हम। तो उसके लिए क्या है, हम थोड़ा सा चार्ट को फॉलो करेंगे, और चार्ट को फॉलो करते हुए हम कुछ ट्रेंड लाइन बनाएंगे। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे कि एक सपोर्ट लेवल क्या है। देखिए यहाँ एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यानी कि 53.54 मान के चल सकते हैं आप। 54 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, और यहाँ से मार्केट एक ऊपर के अगर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी ली थी। एरो दे देते हैं हम इसे, जिसने मार्केट ने ऐसे एक अच्छा मार्केट ने कवरिंग लिया है, मतलब यहाँ पर। तो अब ये ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा है, और अगर ये कैंडल्स को भी आप रीड करना चाहते हैं, ये कैंडल्स थोड़े रीड करने सबसे मुश्किल होता है। देखिए पहले, सबसे पहले ट्रेंड देखना है हमें, मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है। मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए बाद फिर हम उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा, रुक जाइए 1 मिनट। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, फिर मैं यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर एक और दे दूँगा। तो ये लीजिए, और 1 मिनट जी जी, हाँ, तो ये हो गया। तो अगर एक ये करें और फिर दूसरा सपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है एक, ये वाला एरिया। चलो, तो अब मैं आपसे बताता हूँ। देखिए मैंने जैसे कि आपसे बताया कि मैं ट्रेंड के बारे में, प्राइस एक्शन की जब बात होती है, प्राइस एक्शन में किन चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया है, ये जो आप लाइन देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट लेवल है, और फिर एक दूसरा सपोर्ट लेवल ये बनाया मैंने, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब क्या होता है कि मान लीजिए अभी हमारा कैंडल यहाँ बन रहा है, ठीक है, बुलिश कैंडल बन रहा है हमारा, थोड़ा ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल है, बाइंग हो रही है,
और रेड कैंडल मतलब एक तरह से सेलिंग हो रही है। तो अब आ जाते हैं, हम यहाँ पर चल रहे हैं, अब ये हमारा सपोर्ट लेवल है। मगर अगर मान लीजिए कि ये जो है अभी 59 के रेट पे जो चल रहा है, ये अगर नीचे आया वापस, ये डाउनवर्ड आया, तो ये समझ लीजिए आप कि ये जो सपोर्ट लेवल है इट बिकम रेजिस्टेंस लेवल। अगर इस लाइन को ये क्रॉस कर देता है नीचे, तो ये सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाएगा। अभी रेजिस्टेंस कौन सा है? ये अभी रेजिस्टेंस ये है। अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो हम ऊपर का फिर कुछ कैंडल्स देख सकते हैं मार्केट में। तो हालांकि अभी सपोर्ट लेवल हमारा ये था और रेजिस्टेंस लेवल ये था, बट जब मार्केट स्टॉक प्राइस जो ये निफ्टी 100 है, ये वापस ये टच करीबन यहाँ पर 54 के करीब टच कर देगी, तो मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। और ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है ये हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल है अभी, जिसे ब्रेक करना है मार्केट को। अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या रुख बनाती है। हालांकि कैंडल्स ये अब शो कर रहे हैं अभी कि यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो सकती है और अपने रेजिस्टेंस को तोड़ सकती है। जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देगी और इस लाइन से ऊपर, इस ब्लू कलर की लाइन से ऊपर चली जाएगी मार्केट, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो इसी तरीके से होता है, क्या होता है कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो इस कंसिडरेशंस के अंदर हम जाके प्राइस एक्शंस का काम करते हैं। थोड़ा कुछ लोग इसमें इंडिकेटर्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे कुछ इंडिकेटर्स की बात करूं तो RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ओवरब्रॉट तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा खरीदा तो नहीं जा रहा है उस चीज़ को। तो मैं आपको RSI दिखा देता हूं कैसे RSI कैसा होता है। जैसे कि मैंने RSI लगा दिया, अब ये RSI होता है हमारा, ये 70 की लाइन को क्रॉस करा तो ओवरब्रॉट है, ठीक है, ज़्यादा खरीद लिया है। और हमेशा एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखिए पीछे की कंडीशंस दिखाता हूँ। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन क्रॉस करी थी, तो यानी कि ओवरब्रॉट की सिचुएशन थी। तो ऐसे में इसे वापस नीचे आना ही पड़ेगा। ये RSI का रूल्स रेगुलेशंस है। मतलब एक तरह से ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है जो सजेस्ट करता है कि अगर RSI जो है 70 से क्रॉस करा ऊपर इस लाइन से, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इन डॉटेड लाइन से ऊपर गया तो उसे नीचे आना ही पड़ेगा। तो ओवरब्रॉट की सिचुएशंस में क्या करते हैं लोग? एंट्रीज लेते हैं, यहाँ भी एंट्रीज लेते हैं, यहाँ एंट्रीज नहीं लेंगे बिल्कुल भी, यहाँ से एग्जिट करेंगे लोग। ओवरब्रॉट की सिचुएशन में लोग क्या करते हैं? एग्जिट करते हैं। अब सेम कंडीशन में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये वाला एरिया देखिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड जब होता है तब हम एक एंट्री लेता है। तो यहाँ पर कुछ अगर RSI के पैटर्न के मुताबिक भी चलेंगे तो आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। तो यही चीज़ें को कंसिडर करा जाता है। ऐसे हमारे पास पावरफुल इंडिकेटर बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छे से अगर आप स्टॉक मार्केट को करेंगे तो आप एक अच्छे से आराम से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस दौरान आपको टेम्पटेशन होगी, ग्रीडनेस आएगा कि आप क्या करोगे कि नहीं मैं एक काम करता हूँ, 250 का प्रॉफिट हुआ है, नहीं मैं थोड़ा और प्रॉफिट ले लेता हूँ। ठीक है, एज अ इन्वेस्टर आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए, मुझे अपने कैपिटल को लूज नहीं करना है, उसे बचा के चलना है, मुझे अपने कैपिटल को होल्ड ऑन करके चलना है अच्छे से। अगर कहीं पर मुझे लग रहा है कि मुझे रिकवरी देनी है या मुझे एवरेज करना है तो वहाँ पर एवरेज करूँगा मैं, वरना मैं अपने अपने जो क्या नाम है कैपिटल है उसे बिल्कुल बचा के चलना है। अगर मेरे हाथ में आज कैपिटल बचा रहेगा तो मैं कल को ट्रेड करूँगा, अगर आज कैपिटल नहीं बचेगा मेरे हाथ में तो मैं कल को ट्रेड नहीं करूँगा। तो इमोशनली बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है आपको, और आपको ये समझना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, मार्केट का ट्रेंड क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सपोर्ट रेजिस्टेंस का सपोर्ट लीजिए, और रेजिस्टेंस वो जो कैंडल्स, उसमें जो भी सपोर्ट की लाइन बननी है और क्या हॉरिजॉन्टल लाइन बननी है, वर्टिकल लाइन बननी है, उन चीज़ों को थोड़ा सपोर्ट लीजिए। नेक्स्ट चीज़, आप कैंडल्स को रीड कीजिए। कैंडल्स बहुत कुछ बताते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। कैंडल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत ही ईजिली, देखिए यहाँ पर कुछ कैंडल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल्स जो है ये शो करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकती है।
और अच्छी खासी बाइंग भी देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो मार्केट को समझना है, बहुत सारे ओवरव्यूज़ आपको लेने पड़ेंगे और बी पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पेशेंट के आप यहाँ काम नहीं कर सकते। और बिल्कुल ग्रीडीनेस जो है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना मार्केट में, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको यू हैव टू बी इमोशनलेस। इमोशंस के साथ काम नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप इमोशंस के साथ काम करेंगे तो आप यहाँ पर लूज़ कर देंगे पैसा। तो आज की हमारी इतनी वीडियो थी, और जिन लोगों को मेरी ट्रेडिंग अच्छी लगी है वो लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और ऐसी वीडियो पढ़ने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आगे आपसे फिर अगेन मिलता हूँ। और ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है किसी के लिए, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, पहले मार्केट को समझिए, उसे सीखिए, फिर उसके बाद आप एंट्रीज लीजिए। और एक मैंने जैसे आपको बताया, फंडामेंटली स्टॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टॉक्स खरीदिए जिनमें आपको लगता है कि हाँ, ये स्टॉक्स खरीद के मुझे फ़ायदा हो सकता है। तो एनीवेज, जो भी था मैंने आपको दिखा दिया है, और मुझे जो है मैंने आपको क्लोज पोजीशन दिखा दी है अपनी, और जिसमें मुझे 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि ये प्रॉफिट बहुत छोटा है, बट मैं भी बहुत छोटा हूँ, मैं भी एक छोटा इन्वेस्टर हूँ बहुत। और मुझे लगता है कि मैंने अगर 3000 रुपये लगाए और उस पर 250 रुपये कमा लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो क्योंकि मैं इमोशंस के साथ नहीं करता। देख, आपने एक चीज़ देखा होगा, मैंने खरीदने के बाद मैं आपको समझा रहा था पूरे टाइम, क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ तक मार्केट वापस टच कर लेगी, वापस रिकवरी ले लेगी, और मेरा जो क्या नाम है, बाइंग प्राइस था और सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस जो था मेरा, वो आराम से टच कर सकती है। तो इसी तरीके से बिना डरे और बिना चीज़ों को ओवर एक्ट करते हुए, और चीज़ों का अच्छे से ओवरव्यू लेते हुए हम मार्केट में बैठ सकते हैं। जिनको मेरी वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।